डियर स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी के लर्न वोकैबुलरी सेशन में मैं कमल ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टेप 2 डे 5 के स्टेप 2 में आ गए हैं, जहां पर हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम, ऑफिशियल और फॉरेन वर्ड्स के बारे में, जो हमारा जनरली इस स्टेप 2 में शेड्यूल रहता है। तो बिना कोई देरी किए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। और हम आ गए हैं फ्रेजल वर्ब अपने पहले चरण में, और पहले फ्रेजल वर्ब है गिव इन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई है। गिव इन का मतलब होता है सबमिट, यील्ड और सरेंडर, यानी समर्पण कर देना, समर्पण कर देना या हार मान लेना, हार मान लेना। तो समर्पण कर देना या हार मान लेना के लिए सबमिट का मतलब भी होता है अपना सबमिट कर देना, कोई चीज समर्पित कर देना। यील्ड का मतलब झुक जाना यानी हार मान लेना, और सरेंडर का मतलब भी होता है समर्पण कर देना। तो देखिए एग्जांपल से, दे गेव इन व्हेन द पुलिस सराउंडेड द बिल्डिंग, यानी मान लीजिए कोई डाकू या कोई जो गैंग है वो किसी बिल्डिंग में था, जब उसको पुलिस ने घेर लिया तो उन्होंने गेव इन, दे सरेंडर, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो गिव इन जो है इसका मतलब होता है सबमिट, ये या सरेंडर मतलब समर्पण करना या हार मान लेना। आगे बढ़ते हैं, गेट अहेड या गो अहेड। गेट अहेड या गो अहेड का मतलब होता है प्रोसीड, आगे बढ़ना, और लीड द वे यानी नेतृत्व करना। गेट अहेड आगे बढ़ो, और गो अहेड आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ना या फिर नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। तो आप देखिए, आप गेट या गो अहेड जो फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब प्रोसीड या लीड द वे होता है, यानी आगे बढ़ना या नेतृत्व करना होता है। एग्जांपल से इसको समझते हैं। आई वर्क एट होम इन द इवनिंग टू गेट ऑफ द शेड्यूल, या गेट अहेड ऑफ द शेड्यूल, या गो अहेड ऑफ द शेड्यूल। यानी जो शेड्यूल बना हुआ था कि 9 बजे तक मुझे काम करना है, इसलिए मैंने घर पे भी काम किया ताकि अपने दिए हुए शेड्यूल से मैं आगे बढ़ सकूं। ऐसे ही कोई जो लीडर होता है वो अपनी सेना को या अपने दल को आगे बढ़ने के लिए कहता है, तो गेट अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ो साथियों। तो इस तरीके से हम गेट अहेड या गो अहेड जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज कर सकते हैं। सॉरी, गेट या गो डाउन। देखिए स्टूडेंट, अगर आप किसी फ्रेजल वर्ब में उसके वर्ड्स को देखते हैं, अहेड का मतलब ही क्या होता है, आगे। तो गेट या गो सेम है, गेट या गो डाउन यानी नीचे जाना, कोई चीज को गेट यानी प्राप्त करना यानी डाउन की तरफ, और गो डाउन का मतलब भी नीचे जाना हो गया, क्योंकि डाउन का मतलब हमें पता है नीचे होता है। तो इसका मीनिंग है बिकम लेस, यानी कोई चीज जो है वो डाउन हो गई, तो जो इंटेंसिटी थी उसकी जो तीव्रता थी वो क्या हो गई, डाउन जाते ही कम हो गई। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब भी कम हो जाना, किन किन चीजों का, विंड का, वेट का, प्राइस का, इस तरह की हीट या इस तरह की चीजें जो कम हो जाए, चाहे वो हवा की स्पीड हो या कोई किसी का वजन हो या कीमतें हो या तापमान हो, जब वो कम हो जाता है तो हम कहते हैं गेट डाउन या गो डाउन, यानी नीचे चला जाना। तो आप इसको एग्जांपल से समझते हैं। द डॉक्टर से यू मस्ट गेट योर वेट डाउन, यानी तुम्हें तुम्हारा वेट नीचे करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। अब देखिए, गेट डाउन का मतलब तो होता है किसी तरह हम अपने एफर्ट से नीचे ले जाएं, और गो डाउन का मतलब होता है अपने आप नीचे चले जाना। विद इन 24 आवर्स द विंड वेंट डाउन, इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर हवा की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो गेट डाउन या गो डाउन का मतलब होता है कम हो जाना या कर देना, कम हो जाना या कर देना। तो चाहे गेट डाउन का मतलब तो कम कर देना या कर लेना, और गो डाउन का मतलब अपने आप प्रोसेस के अंतर्गत नीचे हो जाना, जो अपने ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती है। जैसे बारिश की स्पीड होती है, मान लो बहुत तेज हो, फिर वो नीचे हो जाए, या हवा की स्पीड तेज हो, टेम्परेचर तेज हो तो वो नीचे चला जाए, तो ऐसी स्थिति को गो डाउन कहते हैं, यानी नीचे चले जाना, कम हो जाना। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज के लिए हमने फ्रेजल वर्ब के फर्स्ट फेज में गिव इन यानी हार मान लेना, समर्पण करना, गेट अहेड
आगे बढ़ना, गो अहेड आगे चले जाना, नेतृत्व करना, या गेट डाउन या गो डाउन यानी कम हो जाना या कर देने का सेंस है, वो समझा। अब हम भी गेट अहेड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गो बैक, आपको याद होगा साइमन कमीशन, वापस जाओ, साइमन गो बैक, वापस जाओ, गो यानी जाना और बैक यानी वापस। अब आप देखिए, गो यानी जाना, वापस जाना किसी चीज का यानी रिटर्न, लौटना, रिटायर किसी चीज में दूर हो जाना, रिट्रीट पीछे हटना यानी लौटना, या फिर रिट्रीट यानी पीछे हटना। तो अब आप देखिए इसके मीनिंग को, गो बैक यानी रिटर्न चाहिए और रिट्रीट पीछे हटना या लौटना। तो इसका मतलब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। वी वेंट बैक टू वर्क आफ्टर द ब्रेक यानी हम ब्रेक के बाद काम करने के लिए वापस आए, वापस लौटे। इसी तरह गो बैक का मतलब होता है आई हैव डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट गो बैक इन दिस इशू, ऑन दिस इशू यानी इस इशू पर मैं पीछे नहीं हटूंगा कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब मैं रिट्रीट के मूड में नहीं हूं, पीछे हटने के मूड में नहीं हूं। नेक्स्ट इज गो थ्रू। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था, गो का मतलब तो होता है जाना और थ्रू होता है जैसे कोई भी पीस हो, कोई भी जगह हो, कोई भी उसके अंदर से गुजर जाना। थ्रू का मतलब आता है गो थ्रू। देखिए एग्जामिन, पहला मीनिंग इसका क्या है? एग्जामिन यानी जांच करना, स्टडी यानी अध्ययन करना, कंसीडर यानी विचार करना। तो किसी चीज पर उसकी जांच करना या विचार करने को कहते हैं गो थ्रू। यानी अपने कहते हैं कि इसमें से एक बार तुम गुजर जाना यानी इसको एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना, देख लेना कि इस इशू में क्या इसके ड्रॉबैक्स है और क्या इसके बेनिफिट्स है। तो गो थ्रू यानी उस पर उसकी जांच करना, स्टडी करना या कंसीडर करना, भली प्रकार से उसकी जांच और विचार करने को गो थ्रू कहते हैं। देखिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। यू शुड गो थ्रू द अकाउंट्स केयरफुली यानी जो अकाउंट्स है, जो खाते हैं, उसमें से तुम्हें ध्यान से उसमें से गुजरने की जरूरत है। यानी उसको एग्जामिन, स्टडी करना है, ध्यान से स्टडी करना है, उसके बारे में उसकी कंसीडर करना है, विचार करना है कि ये सही है या गलत है या एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो गो थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है इस सेंस में, एग्जामिन, स्टडी और कंसीडर के सेंस में। और इसका दूसरा यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू एक्सपीरियंस और सफर समथिंग यानी किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, अनुभव लेना और सफर करना का मतलब हो गया कि उसको जो पीड़ादायक अनुभव है उसको अनुभव करना। अनुभव अच्छा या बुरा कैसे भी हो वो अनुभव ही होता है, और जनरली जो पीड़ादायक अनुभव होता है, जो बुरा अनुभव होता है, वो हमें कुछ सिखा के जाता है। तो गो थ्रू का मतलब उस अनुभव में से, उस स्थिति में से गुजरना, गो थ्रू। तो अब देखिए, you wouldn't believe what I went through when I was ill यानी तुम बिलीव नहीं करोगे जब मैं बीमार हुआ तो मैंने क्या पीड़ा भोगी, मैंने कितना बुरा एक्सपीरियंस किया। तो इसको कहते हैं गो थ्रू। गो थ्रू के हिसाब से सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट थ्रू। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड यूज है इसका, टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्शन। एक के बाद एक एक्शन अगर आप कर रहे हो, मान लीजिए ये हो गया, फिर एक और हो गया, तो इसमें से होते गुजरना, एक के बाद एक काम करना, एक के बाद एक अनुभव अगर होते जाए तो सीरीज ऑफ एक्शन, एक के बाद एक होने वाले एक्शंस को भी गो थ्रू कहते हैं। द प्लान विल गो थ्रू द प्रॉपर कंसीडरेशन यानी प्लान जिस लेवल पर लिया जाएगा, उसका प्लान बनाया जाएगा, फिर उसके हायर अथॉरिटी उसको देखेंगे, फिर उससे हायर अथॉरिटी और जो लास्ट अथॉरिटी है वो उसको यस कहेंगे, तब जाकर वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूशन के मूड में आएगा। तो इस रूप में गो थ्रू का मतलब हो गया टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्शन, एक के बाद एक एक्शन होते जाना जिससे वो प्रॉपर सीरीज या चैनल जिसको कह सकते हैं। द प्लान विल गो थ्रू द प्रॉपर कंसीडरेशन यानी इस पर पूरा विचार विमर्श करके ही, पूरी प्रक्रिया को अपनाकर ही हम इसको यस कहेंगे। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं गो थ्रू। तो स्टूडेंट, गो बैक का मतलब रिटर्न या लौटना हो गया, पीछे हटना भी हो गया। गो थ्रू के तीन यूज हैं और उनमें पहला यूज
जांच करना या विचार करना, एग्जामिन या स्टडी या कंसीडर समथिंग। दूसरा यूज है टू एक्सपीरियंस और सफर समथिंग, अनुभव, खट्टे मीठे बुरे जो भी हो। और टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्शन, एक के बाद एक एक्शन को कंप्लीट करना। तो ये आज की फ्रेजल वर्ब थी, निश्चित रूप से काफी बेनिफिशियल रहेगी, कई एग्जाम्स में पूछी जाती है, हो सकता है इनमें से फिर आपके एग्जाम में कोई फ्रेजल वर्ब रिपीट हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एंड दैट इज सिनोनिम एंड एंटोनिम। chaos, जी हाँ स्टूडेंट, chaos, chaos का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, अव्यवस्था। अब आप देखिए, chaos का मतलब अव्यवस्था होता है, अराजकता, ऐसी स्थिति जिसमें कोई राज, यानी राज का मतलब यहां पर तंत्र से है, सिस्टम से है, तो अव्यवस्था की स्थिति, डिसऑर्डर जो हो उसको chaos कहते हैं। तो डिसऑर्डर्ड कंडीशन इज कॉल्ड chaos। अब जो बुरी स्थिति होगी, खराब स्थिति होगी, अव्यवस्थित होगी, वो सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। और जहां सुव्यवस्थित हो, सुसंगत हो और जो सारी चीजें एक सिस्टम से चले, वो इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। तो आप देखिए, डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने यहां लिखा है डिसऑर्डर, अव्यवस्था। हैवॉक, हैवॉक का मतलब भी तबाही, जिसमें अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन होता है। टंबल, एक के बाद एक आने वाली जो झटके हैं किसी व्यवस्था को, जिसमें पूरी सिस्टम जो है गड़बड़ा जाता है, उसको टंबल कहते हैं। मडल, मडल का मतलब ऐसी स्थिति जिसमें सारी चीजें मिक्स हो, कोई ऑर्डर ना हो, मडल। ऐसा ही एक वर्ड है क्लटर, क्लटर, डिसऑर्डर, हैवॉक, टंबल, मडल, क्लटर, ये सारे अव्यवस्था को ही बताते हैं। अव्यवस्था या घालमेल की जो स्थिति होती है, जिसमें कोई चीज स्पष्ट ना हो, अस्पष्टता जो इसको कहते हैं, ऐसी स्थिति को ये वर्ड्स बताते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो कंफ्यूजन, ऐसी स्थिति जिसमें कोई डिसाइडेड स्थिति ना हो, बहुत ही कंफ्यूजन हो और गटमट की स्थिति हो, उसको कंफ्यूजन। बेडलैम, बेडलैम का मतलब ऐसे गाने को जनरली बेडलैम कहते हैं, जिसमें इधर उधर से अलग अलग राग आलापे जा रहे हो, कोई सिस्टम ना हो म्यूजिक में, उसको बेडलैम कहते हैं। जिसमें कोई यहां से चीख रहा है, कोई यहां से चिल्ला रहा है, तो बेडलैम एक बड़ा कलर कोहराम सा हो, जिसमें बहुत सारी तरह की आवाजें आ रही हो, जिनमें कोई सिस्टम ना हो। जंबल, जंबल का मतलब भी जंबल वर्ड्स होते हैं, जिसमें एक वर्ड है जो एक सेंटेंस होता है, उसके पार्ट को अलग अलग जगह पे रख दिया जाता है, यानी वो ऑर्डर्ड नहीं होता, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता। और जंबल सेंटेंस है तो उसमें हमें उसको ऑर्डर में करना होता है। तो जंबल, जंबल का मतलब अव्यवस्थित। मैस, जी हाँ, मैस का मतलब कचरा होता है, सारी चीजें मिली हुई, कोई यहां बिखरी पड़ी है, कोई यहां बिखरी पड़ी है, मैस। एजिटेशन, एजिटेशन यानी उग्रता या आंदोलन की जो स्थिति होती है, उसको एजिटेशन कहते हैं। विद्रोह जैसी स्थिति हो, उसको एजिटेशन कहते हैं। टर्मोइल, झगड़ा, विवाद, टर्मोइल। और अप्रोर का मतलब कोहराम होता है, कोहराम या बहुत ज्यादा शोर शराबा, अप्रोर। तो आप देखिए स्टूडेंट, कैओस यानी डिसऑर्डर होता है, तो इसके सिनोनिम ऐसे होंगे जो अव्यवस्था को या बुरी स्थिति को बताएंगे। डिसऑर्डर, हैवॉक, टंबल, मडल, क्लटर, ये अव्यवस्था या अस्पष्टता को बताते हैं। कंफ्यूजन आपको पता है, बेडलैम बुरी तरह कलर हो, बहुत ज्यादा मिक्स आवाजें आ रही हो। जंबल का मतलब जो ऑर्डर्ड वे में ना हो। मैस यानी कचरा, इधर की इधर चीजें बिखरी पड़ी है। एजिटेशन यानी उग्रता या आंदोलन को कहते हैं। टर्मोइल और अप्रोर का मतलब कोहराम या शोर शराबा होता है। तो ये थे इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम है ऑर्डर। डिसऑर्डर का उल्टा क्या हो गया? ऑर्डर। प्लान, जो योजनाबद्ध हो, जिसमें एक योजना हो, जो सिस्टम हो, उसको क्या कहेंगे? प्लान। पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न हो कि इस तरीके से ये चीज आगे चलेगी, तो वो पैटर्न हो गया। डिसिप्लिन, जी हाँ स्टूडेंट, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, यानी हर चीज जो है एक व्यवस्थित तरीके से हो तो उसको अनुशासन कहते हैं। अनुशासन यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठित रूप में हो, संगठन हो, और संगठन तभी होता है जब हर चीज अपने सही जगह पर काम कर रही हो। काम, काम का मतलब होता है शांत। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है
सरकार यानी एक सिस्टम। सरकार क्या है? एक सिस्टम जिसमें हमें पता होता है कि ये काम इसका है, ये काम इसका है, ये काम इसका है। तो वो क्या हो गया? गवर्नमेंट भी एक कैओस का। कैओस का मतलब ऐसी स्थिति वेयर देयर इज नो ऑर्डर। ऑर्डर लाने का काम किसका है? सरकार का। विदाउट गवर्नमेंट, ए सिस्टम विदाउट गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ कैओस, इसका उल्टा हो गया। सिस्टम जैसे कि मैंने आपको कहा, पद्धति या तरीका। हारमोनी यानी एक ऐसा संगीत जिसमें सारे वाद्य यंत्र जो है वो एक बहुत सिस्टम से बज रहे हो, उसको हारमोनी कहते हैं। और सुमेल जिसको हो, सब सारी चीजें एक मेल के साथ, एक तारतम्यता के साथ जो है वो आगे बढ़ती है, इसको हम हारमोनी कहते हैं। और हारमोनी जैसे बेडलैम या फिर कंफ्यूजन या अपरोर का उल्टा जस्ट ऑपोजिट हो गया कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है मेल मिलाप या फिर साम्यता होना। मेल मिलाप, मेल मिलाप किसका होगा? एक जैसी चीजों का या फिर साम्यता। तो जैसे कि मैंने बताया कैओस यानी डिसऑर्डर होता है, तो इसके ऑपोजिट उसके ऑर्डर को बताने वाले वर्ड होंगे, एक सिस्टम को बताने वाले, पद्धति, तरीके को बताने वाले। ऑर्डर, प्लान, पैटर्न, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, काम, गवर्नमेंट, सिस्टम, हार्मनी, कॉन्कॉर्ड। ये इसके क्या हो गए? ये एंटोनिम्स हो गए। तो सिनोनिम्स और यहां पर हो गया उसके एंटोनिम्स। कैओस वर्ड के बारे में आज हमने उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में देखा। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे, इसी आशा के साथ हम ये करवा रहे हैं। और आप इनको अच्छी तरह याद कीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, डिक्शनरी को भी कंसल्ट कर सकते हैं, या एक या दो बार इस वीडियो को आप अच्छी तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन वर्ड्स। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक सेगमेंट है जो हम यहाँ लेकर आए हैं वोकैबुलरी में। फॉरेन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो विदेशी शब्द होते हैं और किसी भाषा में यूज होते हैं। यहाँ पर हम उन विदेशी शब्दों को देख रहे हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं। जी हाँ, आंत्रेनु, 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 आंत्रेनु यानी ये कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। और फ्रेंच वर्ड आंत्रेनु का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंशियली, प्राइवेटली, यानी बहुत ही गुप्त रूप से, या तो गुप्त रूप से हो गया या फिर निजी रूप में। आंत्रेनु तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। नेक्स्ट इज अगौ, अगौ, और ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। अगौ, therefore, इसलिए, consequently, परिणामतः है, यानी किसी चीज का कोई रिजल्ट निकले तो हम कह सकते हैं अगौ। तो इसका मतलब इसलिए या परिणामतः है, ये इसका मीनिंग हो गया। therefore या consequently, अगौ लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट इज next word is a French word esprit du corps, esprit du corps यानी esprit du corps। तो अब आप देखिए, हम इसको जनरली स्पिरिट डी कॉर्प्स पढ़ते हैं बहुत से लोग, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन एस्पिरिट डी कॉर्प होता है। अब आप देखिए, स्पिरिट अगर इंग्लिश का जो वर्ड है उसका मतलब भावना, और ये टीम को कहते हैं, टीम या दल। टीम हो गया या दल, यानी टीम स्पिरिट इसके लिए एक सही वर्ड आता है इंग्लिश में, टीम स्पिरिट। इसका मतलब दल की भावना, जिसमें एक टीम के लोग बहुत मिलजुल कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और ईगोज को इधर रखते हुए साथ में मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम करते हैं। ऐसी भावना को ही टीम स्पिरिट या दल भावना या टीम भावना कहा जाता है। और इसका इंग्लिश में इसका जो फ्रेंच वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन एस्प्री डी कॉर्प होता है, जिसको इंग्लिश में टीम स्पिरिट डायरेक्टली कहा जाता है। नेक्स्ट इज एट ऑल, एट एल। जी हाँ, एट एल भी लैटिन वर्ड है, और ये इसका मतलब होता है एंड अदर्स, यानी और दूसरे, इत्यादि, यानी उसमें दूसरे भी शामिल हो सकते हैं। एट एल ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब और अन्य। और अन्य, जब एक लिस्ट लंबी हो तब हम कुछ एक दो एग्जांपल दे दें और हम कहें इसके अलावा। एट एल का मतलब होता है इसके अलावा अन्य और अन्य। तो देखिए स्टूडेंट, ये फॉरेन वर्ड्स हमने किए, जिसमें पहला
फ्रेंच वर्ड, लैटिन, फ्रेंच, लैटिन। और ये जो पहला वर्ड है एंट्रेनु, गुप्त रूप से, निजी रूप से, अगौ इसलिए या परिणामतः होता है। एस्पेरिटिको इसका मतलब होता है टीम भावना, दल भावना। और एट एल जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक लिस्ट में जब 2-4 नाम बताने के बाद हम कहते हैं एटसेट्रा की तरह, एट एल यानी और भी अन्य इस लिस्ट में है। दैट इज फॉरेन वर्ड्स फॉर टुडे। नेक्स्ट इज, जी हाँ, ऑफिशियल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल वर्ड्स यानी कार्यालय शब्द, ऑफिशियल वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ऑफिशियल वर्ड्स है, पहला ऑफिशियल वर्ड है ड्यूली। देखिए स्टूडेंट, ड्यूली यानी उस तरीके से किया जाना जिस तरीके से कोई चीज की जानी चाहिए। ड्यू है जो जिस तरीके से वो की जानी चाहिए, यानी विधिवत, यानी प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर से कोई की जाए तो हम कह सकते हैं वो ड्यूली की गई है, प्रॉपर मैनर। यहां पर आप देखिए हम कहते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू से, ये एक वर्ड हम एप्लीकेशन में यूज लेते हैं। ड्यू यानी जो सही है, जो तरीका या मेथड हमें कहती है कि हमें इसके साथ इतना रिस्पेक्ट रखना चाहिए। तो ड्यूली यानी जो विधि या जो तरीके के अनुसार सही हो, विधिवत, प्रॉपर मैनर के साथ, प्रॉपर मेथड के साथ। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट। जी हाँ स्टूडेंट, डुप्लीकेट का मतलब होता है, आप जानते हो डुप्लीकेट पासपोर्ट, डुप्लीकेट इसकी कॉपी। तो यहां पर नकल या प्रतिलिपि, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट नकल गलत भी हो सकते हैं, और कोई चीज की फोटोकॉपी आपने करवाई और या उसके जैसा दूसरा बनवाया तो वो प्रतिलिपि है, नकल या प्रतिलिपि, डुप्लीकेट। नेक्स्ट इज अर्न लीव, EL, अर्न लीव। जी हाँ, अर्जित अवकाश, ऐसे अवकाश जो आपको मिलने थे लेकिन आपने लिए नहीं इसलिए वो आपके अकाउंट में जुड़ गए, ऐसे अवकाश को अर्न लीव या EL कहते हैं। हिंदी में इनको अर्जित अवकाश कहते हैं। या आपने एक्स्ट्रा कहीं काम किया तो वो आपके खाते में, जब छुट्टी के दिन थे तब भी आपने काम किया तो वो EL जो है वो जुड़ जाती है, जिसे अर्जित अवकाश कहते हैं। जिसको हम कह सकते हैं कि इनका आपको वेतन भी, कोई कर्मचारी अगर अर्जित अवकाश अर्जित करता है तो उसको उसके बदले वेतन भी मिलता है, अगर वो उनको कंज्यूम नहीं करता है, उनका उपभोग नहीं करता है। इकोनॉमी, जी हाँ स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता है और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था या मितव्ययता। देखिए यहाँ पर 2 मीनिंग है। इकोनॉमी का मतलब कोई चीज की अर्थव्यवस्था होता है, यानी देश की पूरा आर्थिक सिस्टम जो होता है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन किसी चीज को जितनी जरूरत है उतना ही यूज करने के सेंस में भी जिसे हम मितव्ययता कहते हैं, वो भी इकोनॉमी होती है। नेक्स्ट इज इजेक्ट। ये तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, कई जगह जहां पर अब मान लीजिए CD ड्रॉअर है तो CD निकालने के लिए इजेक्ट वर्ड आता है। पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर में डालते हैं तो हम उसको निकालने के लिए इजेक्ट, इजेक्ट यानी निकास, यानी निकालना। तो इस जगह निकालना तो है ही, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर बेदखल कर दिया जाए किसी जगह से, किसी अधिकार से, तो वो भी इजेक्ट है। इजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का निकल जाना, बाहर निकल जाना, इजेक्ट करना, बेदखल करना या निकाल देना। नेक्स्ट इज इलैप्स। यस स्टूडेंट, हम कहते हैं वो चीज लैप्स हो गई, हम नॉर्मली कहते हैं लैप्स हो गई, छुट्टियां लैप्स हो गई या ये चीज लैप्स हो गई। इसका मतलब जो ड्यू थी उस टाइम अगर हमने उसको यूज नहीं किया तो वो चली गई, यानी बीत जाना या कालातीत हो जाना, अब वो हमारे लिए काम की नहीं रही। इसलिए इलैप्स का मतलब लैप्स के सेंस में ही है, यानी बीत जाना। कोई चीज है वो समाप्त हो गई, बीत गई। इलेक्टोरेट, जी हाँ स्टूडेंट, इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इलेक्शन वर्ड। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनाव, सब जानते हैं, बच्चे बूढ़े सब जानते हैं। इलेक्शन यानी क्या होता है, चुनाव। तो चुनाव, किसी व्यक्ति का चुनाव होना है तो उसको जो चुनने वाले लोग हैं, वो चाहे बड़ी संख्या में हो या छोटी संख्या में हो, उनके चुनने वाले उस ग्रुप को इलेक्टोरेट कहते हैं, यानी निर्वाचक मंडल जो मिलकर उसका निर्वाचन करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट इज एलिजिबल।
जी हाँ, हम कहते हैं कि इस एग्जाम के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो, एज वाइज तुम एलिजिबल नहीं हो, या तुम्हारी जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो तुम्हें इसके लिए एलिजिबल नहीं बनाती, अभी तुम्हें और क्वालिफिकेशन अर्न करनी पड़ेगी। तो एलिजिबिलिटी का मतलब योग्यता होती है, तो एलिजिबल का मतलब हो गया किसी पद या किसी कार्य के योग्य होना, हम उसको कहेंगे एलिजिबल होना, उसके योग्य होना। नेक्स्ट इज एलिमिनेट। जी हाँ, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को हटा देना या उसको उन्मूलन कर देना, उसको जड़ से मिटा देना, उन्मूलन कर देना, एलिमिनेशन। उन्मूलन होता है और एलिमिनेट वर्ब हो गई, और वर्ब का मतलब हो गया हटा देना या उन्मूलन कर देना। ऐसी स्थिति में ऑफिशियल वर्ड एलिमिनेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, हटा देना या किसी चीज को उन्मूलित कर देना। नेक्स्ट इज एम्बेजलमेंट। देखिए स्टूडेंट, कई बार कुछ अधिकारी या कर्मचारी जो है या कोई भी व्यक्ति अगर जो अकाउंट्स होते हैं उनमें गलत तरीके से पैसे दर्ज करके अपने फायदे के लिए उस पैसे का यूज कर लेता है या पैसे का की हेरा फेरी कर लेता है, तो उसे ऑफिशियल लैंग्वेज में एम्बेजलमेंट कहा जाता है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन, धोखाधड़ी या हेरा फेरी। तो एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट यानी गबन या धोखाधड़ी करना। एंड नेक्स्ट इज एम्बलम। जी हाँ, एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक। जैसे हम कहें कि जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वो भारत का नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ऐसे ही राष्ट्रीय ध्वज भी है, वो भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो एम्बलम का मतलब वो सारी चीजें होती है जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, किसी भी चीज का कोई चीज प्रतीक हो तो वो उसका एम्बलम हो गया। और एम्बलम का मतलब होता है किसी चीज का प्रतीक या विशिष्ट चिन्ह, विशिष्ट चिन्ह। तो देखिए स्टूडेंट, आज के ऑफिशियल वर्ड में ड्यूली यानी प्रॉपर मैनर से, विधिवत तरीके से, डुप्लीकेट का मतलब होता है नकल या प्रतिलिपि, अर्न लीव ईएल अर्जित अवकाश को कहते हैं, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था भी होता है, और मितव्ययता से यानी एकदम सोच समझकर जहां जरूरत हो वहीं किसी चीज का यूज करने को भी इकोनॉमी कहते हैं। इजेक्ट का मतलब इजेक्ट निकाल देना यानी बेदखल करना या निकाल देना। एलैप्स यानी लैप्स हो जाना, बीत जाना या समयातीत हो जाना, कालातीत हो जाना। इलेक्टोरेट, इलेक्शन से आप समझ जाओगे, इलेक्शन यानी चुनाव होता है, इलेक्टोरेट वो लोग होते हैं, वो ग्रुप होता है जो किसी चीज को, किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए चुनता है, उसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। एलिजिबिलिटी योग्यता होती है, तो एलिजिबल का मतलब वो चीज के योग्य हो गया। एलिमिनेट वर्ब है जिसका मतलब हटा देना या उन्मूलन कर देना होता है। एम्बेजलमेंट यानी पैसे या रुपए की हेरा फेरी कर देने को गबन या धोखाधड़ी कहते हैं। और एम्बलम का मतलब प्रतीक या विशिष्ट चिन्ह होता है। तो स्टूडेंट, इस रूप में हमने आज ऑफिशियल वर्ड्स भी देख लिए हैं। तो ये आज का हमारा वोकैबुलरी सेशन डे 5 स्टेप 2 जो है वो एंड हुआ। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और निश्चित रूप से अगर आपको इससे फायदा लग रहा है, आपकी वोकैबुलरी एनहेंस हो रही है और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन और अदर चीजें भी इससे आपकी एनहेंस हो रही है, तो निश्चित रूप से आप पहले इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि इसके तुरंत बाद, कुछ दिनों बाद ही, जल्द ही हम लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज, जिसमें हम जो सीईटी या थर्ड ग्रेड के जो मुख्य चैप्टर्स हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उन चैप्टर्स को देखेंगे। और यकीन मानिए वो चैप्टर्स आपके लिए निश्चित रूप से आगे वाले एग्जाम में फायदेमंद होंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, आपको अपनी सफलता मिले, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।